हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में अपन प्रश्नावली चार जो है इसके बारे में जो जितनी भी थ्योरी थी अपने वो सब पढ़ चुके हैं। अब अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4 के क्वेश्चंस। इनके सबके बारे में बता चुका हूँ कि ये कब संगत होता है, कब असंगत होता है, कब लाइन एक दूसरे को काटती है या कब नहीं काटती है ना, कब संपाति होती है, सब मैं बता चुका हूँ। देखो उसने सवाल पहले सवाल में जो लिखा हुआ अभी है कि आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करनी है और बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। संगत और असंगत में बता चुका हूँ। जब हल प्राप्त होता है तब संगत और जब हल प्राप्त नहीं होता है तब असंगत होती है। और हल प्राप्त होने की दो शर्तें होती है। जब लाइन एक दूसरे को काटे तो अद्वितीय जो है हल मिलता है, और जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाए तब अनंत हल मिलते हैं, लेकिन हल तो मिल जाते हैं इस वजह से तब भी निकाय संगत होता है। तो बस अद्वितीय हल और अनंत हल मिलने वाली शर्त लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से 2x - 3y = 8 और इसके साथ समीकरण निकाय दिया जाता है। तो इसके साथ ही ये एक और इक्वेशन देगा, ये 4x ये वाले दे रखी -6y = 9, ठीक है। अब बस इसके A1 A2 और B1 B2 इनकी तुलना कर लेंगे। देखो ये A1 A2 कहाँ से मिलते हैं तो मैं बताता हूँ। जनरल फॉर्म तो ये होती है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। देखो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, मैं बता देता हूँ कि ये अचर पद है ना, जैसे यहाँ देखो ये बराबर के इस साइड भी लिखा है मैंने, तो इस साइड ही होता है ये समीकरण, तो तभी बनती है। लेकिन अगर ये बराबर के इस साइड भी है तो फिर दोनों ही समीकरणों में होना चाहिए ताकि उनका चिन्हों का जो है अंतर नहीं आए। अगर ये 8 इधर आता माइनस का और ये 9 भी तो होता माइनस का, जैसे 2x - 3y - 8 = जो है 0 होता। ऐसे ही यहाँ पे 4x - 6y - 9 = 0 होता, तब भी सही था वो, तब भी आप C1 C2 उसको ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, लेकिन दोनों समीकरणों में एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक में तो अंदर की तरफ LHS में लिखा हुआ है और एक में RHS में लिखा हुआ है, तब नहीं चलेगा। दोनों में एक तरफ ही करो आप बस इसको, ये रूल होता है। तो देखो पहली समीकरण का x का गुणांक तो A1, दूसरी वाली में x का गुणांक A2। ऐसे ही पहली में x y का गुणांक जो है एक B1 होता है और दूसरी में B2 होता है और अचर पद C1 C2 होता है। इनकी तुलना करनी है तो रेशो कर लेते हैं, इस वजह से A1/A2। A1/A2 कितना आएगा, A1 तो 2 है और A2 कितना है 4 है। जो कट रहा है तो कितनी बार कट रहा है, ये 1/2 आ गया यहाँ पे। B1 B2 पता कर लो। ये देखो B1 B2 क्या आएगा, ये -3/-6 इस तरीके से आएगा। -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है और ये भी कितना आ रहा है 1/2 है ना। 3 का भाग दे लिया, ऊपर एक बार नीचे 2 बार चला गया। ऐसे C1 C2 का पता कर लो, ऊपर 8 और ये 9, ठीक है। ये दोनों आपस में करते हैं ही नहीं तो बस यही रहेगा। देखो A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल आया, ये दोनों तो बराबर है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 A2 = B1 B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। ये थोड़ी इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। और ये शर्त कौन सी थी बताओ, यह शर्त थी अपने कौन सी, लाइन समांतर होने की। लाइन समांतर है होगी इस केस में, और लाइन समांतर होगी तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निकाय कैसा होगा, निकाय हो जाएगा आपका असंगत। उसने ये पूछा था हमसे कि निकाय संगत है असंगत है, तो ये पहला वाला निकाय तो कैसा है, असंगत। अब देखो जो इस वाली लाइन से जिनको समझ में अभी भी नहीं आया तो देखो मैं एक बार वो टेबल बता देता हूँ जो मैंने उस दिन बताई थी। ये देखो ये सेकंड कंडीशन मिल रही है अपने, A1 A2 = आया B1 B2 के
और इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2, तब रेखाएं कैसे होती है? समांतर, और कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ लिखा था मैंने असंगत, है ना, तो इस केस में असंगत होता है, बाकी दोनों में संगत होता है। तो आप ये शर्त याद रखो, अगर ऐसी शर्त आ रही है तब आपको निकाय को असंगत बताना है, ठीक है। और वैसे अपन ने यहाँ बता ही दिया। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका, जैसे सेकंड वाला करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x - y = 2, देख लो इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ इक्वेशन दे रखी है 6x - 2y = 4। ये तो उसके जैसा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। लिखो यहाँ पे A1/A2, इस इक्वेशन को देख के बता देंगे कितना आया, 3/6, काट दो इसको, 1/2, B1 B2, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये भी कट गया, ये भी 1/2 आया। और C1 C2 और देख लो कितना है, 2/4, ये भाग दे लो, ये भी कितना है, 1/2। देखो तीनों ही बराबर आ गया, 1/2 1/2, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि A1A2 = B1 B2 = C1 C2, सब बराबर है। तो जो है रेखाएं कैसे होगी, समपाती, इसलिए रेखाएं समपाती होगी व अनंतल विद्यमान होंगे। और अनंतल विद्यमान होंगे, हल तो मिल गया ना अपन को, इसलिए निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा। बस यही करना है अपन को, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग करना, इजी है बिल्कुल। ये ऐसे अनुपातों को देखना है और बताना है निकाय संगत है या असंगत है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो और हल की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें वही समीकरण निकाय दिया जाएगा, 2 समीकरण दी जाएगी, तो 2 समीकरण दे रखी है अपन को। देखो सेकंड क्वेश्चन में, एक तो x + y = 3 और 3x - 2y = 4। बस इसकी जो है ग्राफी विधि से हल करना है, और ये अपन 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वही समीकरण से किसी भी एक चर का मान ज्ञात करो, उसके बाद टेबल बनाओ, किसी एक चर का मान रखते जाओ, दूसरे का मान मिलता जाएगा। 3 मान हद से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 मान ज्ञात करते हैं दोनों समीकरणों में, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पहली इक्वेशन है, x + y = 3। जो इसमें सीखने वाली बात होगी, सावधानी वाली बात होगी, मैं बताता जाऊँगा साथ के साथ। सबसे पहले किसी भी चर का मान ज्ञात कर लो, तो यहाँ तो दोनों के गुणांक एक है, तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, 3 - y आ गया, ठीक है। अपन ने y का उधर पक्षांतर कर दिया, यहाँ टेबल बना लेंगे। ये x y 3 मान के लिए टेबल बना ली। क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान 0 से ट्राई करेंगे। y का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो 3 - 0 आएगा, और 3 - 0 मतलब 0 कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हम, तो x 3 ही बचेगा। y की जगह 1 रखूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो 3 - 1 हो जाएगा, और 3 - 1 कितना होता है, 2। अगर y की जगह 2 रखूँगा यहाँ पे, तो 3 - 2 हो जाएगा, और 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये एक टेबल तो ये बना लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे दूसरी टेबल आती है आपके सेकंड इक्वेशन की, वो क्या है, 3x - 2y = 4, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो y का मान ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा कि अगर y का मान ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं एक बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर इस तरह की इक्वेशन आती है जिसमें जो है x का भी गुणांक होता है और y का भी गुणांक होता है, तो उस केस में आप ये करो कि जिसका गुणांक छोटा हो उसका मान ज्ञात करो, ताकि उसका गुणांक अपोने में आएगा तो छोटे का भाग देना रहेगा अपन को, भाग देने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस 2y को तो उधर भेज रहा हूँ और 4 को इधर ला रहा हूँ। देखना इधर 3x, ये वाला 4 इधर आया तो माइनस का हो गया, और 2y उधर गया तो प्लस का हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब y का मान निकाल लो, y बराबर, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, अपोन में, तो 3x - 4/2 ये आ जाएगा,
है ना। ये पक्ष चेंज कर दिया मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले 2y को उधर लिख देना, फिर 3x - 4 को उधर लिख देना, फिर y का मान निकाल लेना, तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेबल बनाते हैं। ये इस तरीके से टेबल बना लेंगे और मान रखते जाएंगे। अब देखो 2 का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या आनी चाहिए ऊपर। x के साथ में अपन ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पे, ताकि 2 का भाग चला जाए अपने। ठीक है, और चिन्हों का कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले 0 रखते हैं। x की वैल्यू रख रहे हो अब यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 रखूँगा अगर मैं, ये देखो x की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो ये पूरा पद 0 हो गया, क्योंकि 3 का गुणा 0 से हो गया, तो ये पूरा पद जो है 0 हो गया। तो -4 बचा, और -4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 2 4, मतलब माइनस के 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ x की जगह पे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 -4 होगा, तो मतलब -1, और -1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब हम 1 ट्राई नहीं करेंगे। फिर 2 रखो, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो गया, और 6 में से 4 को कम करोगे तो 2 बच जाएंगे, और 2 में 2 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब 2 रखने से आ रहा है, तो 2 रखा आपने। देखो मैं एक बार इसको सोल्व करके बताता हूँ, इस वाले को यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ देखो y = 3, इस x के स्थान पर 2 रख दिया, ये 2 रख दिया, -4/2। फिर क्या करोगे, 3 का गुणा 2 से कर दिया, तो 6 -4/2। 6 - 4 कितना होता है? 2, और 2/2 ये कट के कितना आ गया? 1। इसका मतलब 2 रखने से x का मान 2 रखने से y का मान कितना आया? 1। देखो ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, है ना। मान आपने x का रखा है, तो y का मान तो आया है आपने, तो x की जगह पर रखने वाले मान यहाँ चलेंगे फिर। अच्छा, अगला देखो। अब मैं ऐसे मौके की बताऊँगा, अगर यहाँ 3 होता तो 3 × 3 = 9 होता है यहाँ पे, और 9 में से 4 कम करते तो 5 आता। 5 में नीचे वाले 2 का भाग जाता ही नहीं, तो हम 3 नहीं रखेंगे, 4 रखो। 3 चौके 12, यहाँ पे 4 रख दिया आपने, ये 4, 3 चौके 12 आ गया यहाँ पे, और 12 में से 4 कम किया तो 8 बचा, और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। तो मान रखा 4, और आया भी y का मान भी कितना आया? 4। अब देखो इनमें, अगर इन दोनों टेबलों में अगर कोई सा भी एक मान कॉमन है, एक्स वाई का एक वैल्यू कि कोई भी बिंदु जो है वो कॉमन है, तो वही आपका आंसर आने वाला है, वही कटान बिंदु होने वाला है। और देखो एक वैल्यू कॉमन है भी सही यहाँ पे, कौन सी? x = 2 और y = 1। देखो ये वैल्यू कॉमन है, तो यही आंसर आने वाला है हमारा, है ना। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? एक्स वाई का मान कितना होगा? तो x का मान तो 2, y का मान 1 है, लेकिन हमें ग्राफ खींचना तो पड़ेगा। देखो, तो ग्राफ के लिए ग्राफ लाना है सभी को। ठीक है, मैं इसमें ऐसे बता देता हूँ एक बार, फिर मैं ग्राफ के ऊपर भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, इस तरीके से 2 अक्ष बनाने हैं आपको, इधर y-, इधर y+, इधर x+, इधर x-। इस पर से 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा देना है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से इधर माइनस वाले पॉइंट लगा देना 1-1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इधर 1 सेंटीमीटर पर y+ चलेगा, और इधर 1-1 सेंटीमीटर पर y- चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, बीच में 0 0 है, सही मूल बिंदु अपना। अब इसके बाद क्या करेंगे, टेबल से जो है यहाँ बिंदु लगाएंगे। देखो पहले मैं इस वाली टेबल का ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्या है, x पे 3 और y पे 0। x अक्ष पे 3 तो 1 2 3, और y अक्ष पे कितना है? 0। y अक्ष पे 0 मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने 1। दूसरा है x पे 2 और y पे 1, है ना। तो ये x पे 2, यहाँ से 1 2, और y पे 1, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो y पे प्लस का 1 तो यहीं आएगा 1। फिर x पे 1 और y पे 2, यहाँ से x पे 1 y पे 2, 1 2, ये एक पॉइंट यहाँ जाएगा। देखो मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ चुके हैं अपन पिछली क्लास में, और इसको मिला देंगे तो लाइन आ जाएगा हमारा सीधी। इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे लाइन को। ठीक है, अब देखो अगली इस वाली, और इसका हाथों हाथ नाम भी लिख देना है साथ में। हमने कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये इसका नाम लिख देना है x + y = 3।
है ना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसका ग्राफ है। अब अगला पॉइंट लगाते हैं। अगला पॉइंट है x पे 0 और y पे -2। देखो x पे 0 मतलब x पे दोनों तरफ कहीं भी नहीं चलना, y पे चलना है सिर्फ -2, तो ये -1 और -2 यहाँ आ जाए, ये इस जगह आ गया, एक पॉइंट तो यहाँ लग गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 2 और 1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 1 2 x पे और y 1, ये इसी जगह आया तो इसको डबल गोला कर देंगे हम इस तरीके से। ये पॉइंट 2 बार आ चुका है। ठीक है, अगला देखो x पे भी 4 y पे भी 4, दोनों प्लस के हैं तो इसे चलेगा 1, ये तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 और ऊपर भी 1 2 3 और 4, ये 4 वाली इसकी सीध में आ जाएगा लगभग यहाँ पे, और ये ऐसे बना देंगे और ये लाइनों को मिला देंगे बस। एक सेकंड, बस लाइन मिलानी है अपन को, लाइन मिलाता हूँ। ये लाइन मिला दी और लाइनों का कटान बिंदु आ चुका है। देखो ये वाली कौन सी क्वेश्चन है, तो इसका लिख दो 3x - 2y = 4, ये वो वाली क्वेश्चन है। और दोनों का कटान बिंदु आ चुका है P, और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, क्या था कोऑर्डिनेट 2, 1 2, 1 ही था ये P पॉइंट कटान बिंदु। बस अब इस ग्राफ में कुछ भी बाकी नहीं है। देखो एग्जाम में तो आपको यहाँ रोल नंबर लिखना रहेगा, और एक और चीज़ लिखनी रहेगी, वो रहेगा पैमाना। पैमाना क्या लिखेंगे कि हमने जो ये यूनिट ली है ना, ये 1 2 3 4 5, ये चीज़ क्या है, बस ये लिखना रहता है। तो दोनों अक्षों पे है ना, x तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इकाई ली हमने। इकाई का मतलब है ये जो वैल्यू, पॉइंट की जो वैल्यू है ना, ये एक इकाई ली हमने। बस ये पैमाना लिखा और ये पूरे नंबर का काम हो गया हमारा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हमने, अब यहाँ लिखेंगे। चूँकि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अब ये फाइनल आंसर है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P, और P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 है, इसलिए निकाय का हल, निकाय क्या समीकरण निकाय है ना, का हल x = 2 तथा y = 1 है। और उसने यूँ भी पूछा था, देखो अपन से हल की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखो ये लिखा हुआ, हल की प्रकृति भी ज्ञात करनी, तो हल की प्रकृति लिख देंगे। हल की प्रकृति कैसी है, तो हल की प्रकृति देखो कैसी है, तो हल की प्रकृति में ये बताना है हमें कि वो हल किस तरीके का मिले, मतलब अनंत हल मिले, अद्वितीय हल मिला, या हल मिला ही नहीं, रेखाएं समांतर आई। तो हम यहाँ देखो, यहाँ तो हमें अद्वितीय हल मिला है, केवल एक ही हल है क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो एक ही हल है, तो हम यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल है। हल की प्रकृति कैसी है, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, ये क्योंकि लाइनें कटी है, अगर लाइन के ऊपर लाइन आती तो हम बोल देते कि अनंत हल है। ठीक है, और लाइनें काटती नहीं तो हल विद्यमान नहीं है, ये लिखना था बस, इतना सा। ओके, अब बाकी क्वेश्चन भी इस तरीके से करना है, और क्वेश्चन करने के आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना है एक बार करने की, बाकी कल